यस स्टार्ट करो। जो हमारा टॉपिक है आज वो है इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये इंट्रोडक्शन हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह से होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा एमिशन। एब्जॉर्प्शन मतलब जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर हमने रेडिएशन डाला तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उसकी वजह से जो हम वहाँ पे स्टडी करते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। और जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें जब मॉलिक्यूल किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है किसी रेडिएशन के साथ, तो उस टाइम पे वो एमिट करेगा एनर्जी को। तो जो एब्जॉर्प्शन वाले होते हैं उनमें यूवी, आईआर और एनएमआर आता है, और जो एमिशन वाले होते हैं वो फ्लोरोमेट्री और फ्लेम फोटोमेट्री होता है। तो आज हम एक तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा मेन टॉपिक है वो है इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट सर। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन है कि एक ऐसा टाइप है स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो किसके साथ डील करता है, हमारे इंफ्रारेड लाइट की जो रेंज होती है उसके साथ डील करता है। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है कि ये यूवी की रेंज होती है, ये आईआर की रेंज होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमारा इंफ्रारेड रीजन की जो भी कोई भी लाइट है वो हमारे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी इंफ्रारेड लाइट हमारे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उस टाइम पे जो वो मॉलिक्यूल अपने अंदर आईआर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से जो भी अंदर उसके अंदर फंक्शनिंग होती है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए ये किसके ऊपर किसके बेसिस पे है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका मेन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इंफ्रारेड रीजन कहाँ पे होता है। सबसे पहले हमारा अल्ट्रा वायलेट होता है, फिर हमारा विजुअल आता है। जैसे हमारा विजुअल खत्म होता है उसके बाद हमारा इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अपने इंफ्रारेड रीजन को आगे 3 रीजन्स में डिवाइड किया होता है। एक नियर होता है इंफ्रारेड रीजन, एक मेन इंफ्रारेड और एक फार इंफ्रारेड। जो नियर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0.8 से 2.5 म्यू होती है, या फिर उसको अगर हम ऐसे सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में देखें तो वो 12,500 से 4,000 पर सेंटीमीटर में होती है। उसके बाद आती है, अगर हम मेन इंफ्रारेड रीजन की बात करें, जो मेन रीजन है हमारे इंफ्रारेड का, वो 2.5 से 15 म्यू में आती है। और जो फार, जो बिल्कुल दूर हो जाता है, वो आता है हमारा 15 से 200 माइक्रो म्यू आ जाता है। तो ये हमारे इंफ्रारेड रीजन को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, नियर, मेन और फार। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी हम इसका मेन प्रिंसिपल देखते हैं कि कैसे जो भी मॉलिक्यूल है वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर क्या होता है। तो इन्होंने लिखा हुआ, जब भी कोई भी इंफ्रारेड लाइट या कोई भी रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल को हिट करती है तो वो क्या, तो वो उस मॉलिक्यूल के जो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बॉन्ड क्या करते हैं, उस रेडिएशन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और अपने आप को वाइब्रेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, उसके ऊपर जब भी कोई चीज पड़ती है तो ऑफकोर्स उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं। तो ये दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल करके बताया कि ये वैलिन है, ये वैलिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ एक तरह का कोई भी कंपाउंड है। इसके ऊपर जब भी आईआर रेडिएशन पड़ेगी तो इसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो अपने अंदर वाइब्रेशन कॉज करेंगे। तो ये होता है। उसके बाद हम आगे जाके जब पढ़ेंगे, इसके आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब ये ग्राफ्स हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो पहले हम मेन पढ़ लेते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद इस ग्राफ को देखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो हमने बात की है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कब प्रोड्यूस हो रही थी, जब भी हमारा मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कॉज होती हैं। तो पहला है फंडामेंटल वाइब्रेशन और सेकंड है नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं
वो आगे डिवाइड है स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में, और जो स्ट्रेचिंग है वो आगे दो में डिवाइड है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। जो बेंडिंग है वो इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन में डिवाइड है। जो इन प्लेन है वो आगे सीजरिंग में और रॉकिंग में डिवाइडेड हुआ है, और जो आउट है उसका वेगिंग और ट्विस्टिंग में है। तो मेन हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशंस ही हैं, और जो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं वो हमारी हैं ओन टोन्स, कॉम्बिनेशन टोन्स और फर्मी रेजोनेंस। तो ये हमारे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि जो मैंने बताया कि वाइब्रेशंस होती हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल। तो लिखा हुआ है आपके मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चेंज होता है। चेंज कैसे होगा? अगर उसके मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रेचिंग हो रही है या बेंडिंग हो रही है, या फिर उसका जो उसके बॉन्ड्स हैं सिंगल बॉन्ड के आसपास कोई रोटेशन हो रही है, तो इसी की वजह से, इन्हीं तीन चीजों की वजह से आपके मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आता है। तो वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के, जो भी हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल के शेप के अंदर कोई भी चेंज आना, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। अब लिखा है व्हाई वी स्टडी द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पढ़ने की क्यों जरूरत होती है? हमें इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब भी हमारी इंफ्रारेड लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो ये सारी वाइब्रेशंस वहाँ पे अपीयर्स होती हैं, और इन्हीं वाइब्रेशंस को स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल के शेप के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो दो टाइप्स में मेनली क्लासिफाइड है। जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो एक फंडामेंटल होती है और एक नॉन फंडामेंटल होती है। जो फंडामेंटल होती है, ये जो वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल के अंदर होंगी, इनको हम एज अ स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम हमें पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर इन वाइब्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स की तरह देखा जा सकता है, मतलब इनको हम देख सकते हैं, और ये बैंड की फॉर्म में देखी जा सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। और जो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं, ये कैसे, ये एक तरह का मतलब जो नॉन फंडामेंटल है ना, ये एक ऐसी वाइब्रेशन है विच अपेयर एज अ रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। मतलब अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन होगी तो ही आपको नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन मेन है, वो स्पेक्ट्रम के अंदर एज अ बैंड की फॉर्म में देखी जा सकती है। और जो नॉन फंडामेंटल स्पेक्ट्रम होता है वो किसका रिजल्ट है, वो किसकी वजह से यहाँ पे देखी जा रही है? वो इसलिए देखी जा रही है क्योंकि पहले मॉलिक्यूल के अंदर फंडामेंटल वाइब्रेशन हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि मेन फंडामेंटल वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन नहीं होगी तो आप नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन को भी वहां पे नहीं देख पाओगे। आगे सर। अभी हम क्या करेंगे, फंडामेंटल वाइब्रेशंस को पढ़ेंगे। तो हमने देखा था वहां पे कि सबसे पहले फंडामेंटल वाइब्रेशन को दो तरह से डिवाइड किया गया है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग, हमें पता है वाइब्रेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल के शेप के अंदर चेंज आना। तो स्ट्रेचिंग को अगर हम नेम से देखें तो स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा होगा, उस मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो रहे होंगे, खिंच रहे होंगे। और बेंडिंग में क्या हो रहा होगा, वहां पे उसके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, बेंड कर रहे होंगे। तो ये नाम से पता चल गया। अब इसके अंदर देख लेते क्या लिखा है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ने लिखा हुआ इट इज कंटिन्यूस चेंज इन द इनर एटॉमिक डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे एटम से मिलके बने हुए हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी IR रीजन की लाइट पड़ेगी तो उन दो एटम्स के बीच में क्या होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब जो उन एटम्स के, फॉर एग्जांपल एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, ए एटम और बी एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, उसके एक्सिस पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी। मतलब वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, खींचने लग जाएगा। दोनों एटम जिन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसके डिस्टेंस को हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोला हुआ है, और उस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के एक्सिस के ऊपर ये स्ट्रेचिंग कॉज होगी, और जिसकी वजह से उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के अंदर चेंज आने को दिखेगा। या तो वो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, या तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो रही होगी।
इट रिक्वायर मोर एनर्जी सो अपीयर एट अ शॉर्टर वेवलेंथ। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, इनको होने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और हमें पता है एनर्जी हमारे वेवलेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि वो किस वेवलेंथ पे शो होगी, वो शॉर्टर वेवलेंथ पे शो होगी। तो ये इनवर्सली रिलेशन हमें पता होना चाहिए। जब एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है तो वो कम वेवलेंथ पे होगी, क्योंकि इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप चलता है। तो स्ट्रेचिंग क्या होगी, किसी भी दो एटम्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के अंदर चेंज आना, ठीक है। और इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये शॉर्टर वेवलेंथ पे देखी जाती है। अभी आता है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होगा, जो दो एटम्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, जो भी हमारे पास एटम्स है उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उन बॉन्ड का जो एंगल है उसके अंदर चेंज आ रहा है, बेंडिंग हो रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पहले दो मॉलिक्यूल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो जैसे ही उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उसके जो एंगल है वो बेंड होने लग जाएगा, तो मतलब शॉर्टर एंगल होने लग जाएगा, ठीक है। 90 से वो शायद 80 में चला जाए, 60 में, 70 में, क्योंकि वो एंगल बेंड होने लगा है। और इसके लिए एनर्जी हमें ज्यादा एनर्जी जरूरी नहीं है। तो जब भी एनर्जी कम होगी तो हम किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेंगे। हमें सिंपल याद रखना है कि एनर्जी और वेवलेंथ के अंदर एक एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। पहले वाले में एनर्जी बढ़ रही थी तो वेवलेंथ घट रही थी, यहाँ पे हमारी एनर्जी घट रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये दो मेन टाइप्स होते हैं हमारे फंडामेंटल वाइब्रेशन के, एक होता है स्ट्रेचिंग और दूसरा होता है बेंडिंग। नेक्स्ट, अभी जो स्ट्रेचिंग है हम उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, या वो या तो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा। मम्मा जोड़िए। ओके, जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होती है, इसके अंदर जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एटम्स, या तो वो डिक्रीज करता है या तो वो इंक्रीज करता है। और जो असिमेट्रिक वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें क्या होता है, जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है दो एटम्स के बीच में, वो अल्टरनेटिव या ऑपोजिट होता है। हम इस बॉन्ड्स में देख सकते हैं। तो देखो सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एरर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इकट्ठा होगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन असिमेट्रिक के अंदर देख रहे हैं हम, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब एक वाला बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला बॉन्ड डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि एक में दोनों के दोनों इकट्ठे इंक्रीज होंगे या दोनों के दोनों इकट्ठे डिक्रीज होंगे। वेरस असिमेट्रिक में वो ऑपोजिट में चलते हैं, अल्टरनेटिव वे में चलते हैं, एक इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट, तो स्ट्रेचिंग को हमने दो तरह से डिवाइड कर लिया था, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। अभी हमारे पास बेंडिंग आता है। बेंडिंग वाले में भी हम उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, इन प्लेन बेंडिंग और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग में जो आपके एटम्स हैं, सारे के सारे एटम्स हैं जिनके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। वेयरएज आउट ऑफ प्लेन में क्या होगा कि दो एटम्स की बात कर रहे हैं हमेशा, तो एक एटम प्लेन के अंदर होगा, वेरस दूसरा एटम आउट ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द प्लेन होगा, मतलब एक अंदर है तो दूसरा बाहर होगा, या फिर दूसरा अंदर है तो पहला वाला बाहर होगा। तो ये ऑपोजिट में चलते हैं, तो इसलिए आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है। और उस पहले वाले में इन प्लेन बेंडिंग के अंदर सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट, अभी इन प्लेन बेंडिंग को, जिसमें एटम्स आपके सारे के सारे प्लेन के अंदर हैं, उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है सीजरिंग में और रॉकिंग में। सीजरिंग में क्या होगा, व्हेन टू एटम्स मूव अवे और क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा, जो दो एटम्स हैं, यहाँ तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे या फिर दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। और रॉकिंग में क्या होगा, चेंज इन द एंगल बिटवीन द ग्रुप ऑफ द एटम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होगा आपके एंगल्स के बीच में। जो एटम्स हैं, एटम्स के जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है। नेक्स्ट, अभी आउट, जैसे हमने इन प्लेन को डिवाइड किया सीजरिंग में और रॉकिंग में,
उसी तरह से हम आउट प्लेन को भी आगे डिवाइड कर रहे हैं, आगे फर्दर डिवाइड किया है वेगिंग में और ट्विस्टिंग में। अभी वेगिंग में हम देख लेते हैं, चेंज इन द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या हो रहा है, वेगिंग में क्या हो रहा होगा, आपके जो आउट ऑफ प्लेन मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ एटम्स प्लेन के अंदर है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, मतलब एक ही प्लेन में आपके एटम्स नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उनके उनके बीच में जो एंगल है वो चेंज हो रहा होगा। और ट्विस्टिंग में क्या किया जाएगा, चेंज इन द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ये एक तरह से मतलब देखा जाए तो इसको थोड़ा, ये एक तरह से ये ट्विस्टिंग और वेगिंग कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम इसको ना इस डायग्राम से पढ़ के देख सकते हैं। देखो जो आपको वेगिंग दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, नियर है वो, ठीक है। वेरस आपको ट्विस्टिंग में देख रहे हो तो एक आपका दूर है और एक आपका पास है। इस तरह से हम देख सकते हैं, है दोनों सेम है, बस ये कि एक इन प्लेन में है, एक आउट ऑफ प्लेनिंग में है, और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा इस तरह से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, अभी हमारे फंडामेंटल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, अभी हमारे यहाँ पे नॉन फंडामेंटल स्टार्ट होती हैं। तो पहले ओवरटोन है, ओवरटोन में क्या होता है, दीज आर एब्जॉर्ब एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्गर बैंड। तो इन जो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर जो ओवरटोन्स है, इन तरह की वाइब्रेशन को हम कहाँ पे देख सकते हैं, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंड। स्ट्रॉन्ग बैंड के की फ्रीक्वेंसी को अगर हम ट्वाइस कर दें तब जाके हमें ये ओवरटोन्स वाली वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। कॉम्बिनेशन टोन्स में क्या होता है, ये वीक बैंड्स की बात करता है। वीक बैंड दैट अपीयर ओकेजनली एट द फ्रीक्वेंसी दैट आर सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंडामेंटल बैंड्स। इसमें क्या होगा, ये वीक बैंड जो होते हैं और ये कब अपीयर होते हैं, जब इनकी फ्रीक्वेंसी या तो सम होगा या डिफरेंस होगा दो फंडामेंटल बैंड्स। मतलब आपके पास दो फंडामेंटल बैंड्स हैं, अगर उन दो फंडामेंटल बैंड्स को हम प्लस कर देते हैं या फिर उनके बीच में डिफरेंस लाते हैं तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन टोन देखने को मिलती है। और फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओवरटोन और कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा आपका, किसका, या तो ओवन टोन्स का या फिर आपके कॉम्बिनेशन टोन का। और ये हमें किस मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट सर।